नीतीश बाबू के बारे में था। आपको क्या कहना है? कांग्रेस में पलटना सही था उसको। कांग्रेस में? हाँ। तो आप बीजेपी सरकार से बिल्कुल मोदी से खुश नहीं हो? नहीं खुश है। जैसे कि मणिपुर इंसिडेंट हुई है हो वो टोटली बीजेपी है नीतीश का। आपको लगता है कि वो पलट जाएगा फिर? कभी वो भी पलट सकता है। सोनोवाल दादा से क्या उम्मीद है आपको? हंगामा नहीं होना है हाँ। और देश में अच्छा से रहना है। हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं करना है। सबका कल्याण हो। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार पलट सकता है? हमको तो अभी नहीं लगता। नहीं लगता है। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। दोस्तों, इस बार का इलेक्शन काफी पेचीदा रहा है, काफी कंफ्यूजिंग सा इलेक्शन इस बार हुआ है। आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के 500 साल के बनने के बाद भी बीजेपी वहां बहुमत से नहीं जीत पाई। खासकर फैजाबाद में जहां अयोध्या पड़ता है, उसमें बीजेपी का उम्मीदवार लल्लू सिंह हार गए। फैजाबाद के लोगों ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को चुना अपना नेता। इसलिए जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो लोगों को एक झटका सा लगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे नहीं जीत पाई, कि फैजाबाद में 84% हिंदू मेजोरिटी होने के बाद भी बीजेपी कैसे हार गई। मोदी और योगी की इस वीडियो को तो आपने देखा होगा, जहां वो चुनाव जीतने के बाद भी खुश नहीं लग रहे थे और तरह तरह की बातें इंटरनेट पे होने लगी, जिसमें लोगों ने यह कहा कि अयोध्यावासी रामायण में भी माता सीता को वनवास भेजा था और उसी तरह जिस सरकार ने उनका इतना भला किया, इतने डेवलपमेंट कार्य किया उत्तर प्रदेश में, उन्हें भी आखिर में अयोध्या वासियों ने धोखा दिया। इस तरह की बातें इंटरनेट पे होने लगी और बीजेपी के समर्थक पूरे देश से अयोध्या वासियों को गाली देने लगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देने लगे। कुछ लोग तो सोशल मीडिया में ये कहने लगे कि अब उन्हें राम मंदिर में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो राम मंदिर देखने के लिए गए भी तो किसी भी होटल की सुविधा का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, सीधा मंदिर जाएंगे और वापस अपने घर बिना 1 रुपये खर्च किए। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया में होने लगी। मैं इस चुनाव को इसलिए भी कंफ्यूजिंग कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी को पूरे देश में 243 सीट्स मिला है अकेले बीजेपी को, और कांग्रेस को मिला है 99 सीट्स। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी इतने खुश नहीं लग रहे थे और कांग्रेस मुस्कुरा रहे थे हारने के बावजूद। बीजेपी का दुख तो मैं समझ गया कि वो उत्तर प्रदेश में हार गए, इस बात का उन्हें गम था, लेकिन कांग्रेस क्यों खुश थे ये मेरी समझ में नहीं आया। कई लोग सोशल मीडिया में ये कहने लगे कि उन्हें भी कांग्रेस की मानसिकता चाहिए, कांग्रेस की पॉजिटिविटी चाहिए कि हारने के बाद भी किस तरह मुस्कुराए। और इसी के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें बीजेपी की विनिंग मेंटेलिटी चाहिए, जो जीतने के बाद भी अपनी परफॉर्मेंस से इतने खुश नहीं है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है, खासकर हमारे शहर के लोगों की, कि आप एजुकेटेड कैंडिडेट को वोट कीजिए। लेकिन जहां डिब्रूगढ़ के जेल में, असम में, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह इलेक्शन जीत गए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने एक बार भी कदम नहीं रखा, वो मेजोरिटी से इलेक्शन जीत गए। तो वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर के अन्नामलाई इलेक्शन हार गए। अगर ये कंफ्यूजिंग नहीं है तो कंफ्यूजन क्या है? दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल हुआ है, वो इलेक्शन कैसे जीत गए? उन्हें इलेक्शन खेलने का मौका भी कैसे दिया? उनका नॉमिनेशन किसने फाइल किया? ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन को लेकर कुछ अमेंडमेंट जरूर होना चाहिए कि जिन्हें जेल हुआ है, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल हुआ है, जो करप्शन केस में फंस गए, उनको इलेक्शन से खारिज कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, कल अगर अरुणाचल से कोई सरफिरा नेता अरुणाचल प्रदेश को एक अलग मुल्क बनाना चाहता है, उन्हें इंडियन बोलने में दिक्कत है, उन्हें अपने आप को इंडियन बोलने में दिक्कत है, हिंदुस्तानी बोलने में दिक्कत है, और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल भी हुआ और वो जेल से ही इलेक्शन जीत जाते हैं, तो वो दिन अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे दुखद दिन होगा, क्योंकि अरुणाचल वासी देशभक्त होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नॉर्थ इंडिया में 6 साल तक था और वहाँ कुछ ऐसे दोस्त भी मिले जो हमारे आसपास के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं। उनका कहना था कि अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का बिहारी है, क्योंकि हम सबके साथ घुल मिलते हैं, सबके साथ बात करते हैं, सबसे दोस्ती करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंटर, जहाँ से भी हो अरुणाचल वासी सबके साथ दोस्ती कर सकते हैं। उनका कहना था कि हम नॉर्थ ईस्ट के बिहारी हैं। मुझे बिहारी सबसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिहारी मेहनती होते हैं। लेकिन जिस चीज़ से मुझे दिक्कत हुआ वो था इन लोगों की मानसिकता। ये लोग सिनिकल थे, इन लोगों के दिल में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बसा हुआ है कि वो बाकी के लोगों से बहुत ऊपर है। मैंने इन लोगों से अपनी दूरी बना ली।
क्योंकि ये लोग बस अपने ही लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, इनका मिलना जुलना होता है। इनको जनगण मन का एक पंक्ति नहीं आता, इनको वंदे मातरम किसने लिखा है उस बारे में इनको पता नहीं है। ये भारत का खाते हैं और भारत पे ही टूटते हैं। मुझे इन गद्दारों के साथ दोस्ती नहीं करना था, इसलिए मैं इनसे अलग हुआ। माफी चाहता हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा भटक गया, मैं यहाँ हिपोक्रेसी की बातों में थोड़ा उलझ गया, लेकिन इस तरह के लोग नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में है और ये सच बात है। ये लोग अपने आप को इंडियन नहीं मानते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये इलेक्शन इसलिए भी कंफ्यूजिंग था क्योंकि जिन्हें किंग मेकर का तेग मिला, जिन्हें पालतूराम का तेग मिला अपने ही राज्य के लोगों से, वो आखिर में वफादार हो गए, वो आखिर में लॉयल हो गए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार के बारे में। कई लोगों को लगा कि वो पक्का एनडीए का साथ छोड़ के इंडिया अलायंस में चले जाएंगे। ये इंडिया अलायंस का आइडिया भी नीतीश कुमार का ही था, तो लोगों को लगा कि इस बार बीजेपी गया। कांग्रेस ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद भी नीतीश कुमार को ऑफर किया और ना जाने कितने ऑफर उन्हें आए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और जेडीयू एनडीए अलायंस का साथ चुना। जेडीयू को 2 पद हासिल हुआ यूनियन मिनिस्ट्री में। दोस्तों कुछ लोगों को लगा कि तेलुगु देशम पार्टी भी इंडिया अलायंस का साथ चुन सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ के। अब 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री गए थे चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की ओथ टेकिंग सेरेमनी पे, जहां बड़े बड़े साउथ के सितारे जैसे कि रजनीकांत, चिरंजीवी, रामचरण इत्यादि मौजूद थे। तो आप ये मान लीजिए कि भले ही भारतीय राजनीति में गठबंधन बने टूटे, लेकिन बीजेपी के साथ कुछ पार्टियां कभी नहीं छोड़ेंगी, वो एनडीए में ही रहेंगे क्योंकि आइडियोलॉजीज उनका एक है। अब टीडीपी और जेडीयू, मैं दोनों को बोलता हूँ, बस जेडीयू को नहीं, नीतीश कुमार को नहीं, ये दोनों किंग मेकर है। इनके बदौलत मोदी को 3.0 चलाने का मौका मिला। टीडीपी को बीजेपी की तरफ से 1 कैबिनेट मिनिस्ट्री और 2 मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का पद हासिल हुआ है। दोस्तों मैंने हमारे शहर के कुछ लोगों से पूछा कि उनको मोदी 3.0 से क्या उम्मीदें हैं, कहाँ कहाँ उनको ध्यान देना चाहिए, किस किस क्षेत्र में उनको काम करना चाहिए। यहाँ कुछ आसामीज लोगों से मैंने पूछा कि उनको सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें वाटरवेज, स्पोर्ट्स एंड शिपिंग का मिनिस्ट्री मिला है, उनसे क्या उम्मीदें हैं। साथ ही मैंने पूछा कि हिमंता बिस्वा शर्मा उनको मुख्यमंत्री के लिए कैसा लगा, उनका कार्य उनको कैसा लगा, उनको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मैंने ये सब सवाल आसामीज लोगों से पूछा और साथ ही मैंने हमारे शहर में बसने वाले कुछ बिहारियों से ये पूछा क्या नीतीश कुमार पलट सकते हैं, उनका ये कहना था। आप कांग्रेस नीतीश में बाबू के पलटना बारे चाहिए में था। आपको क्या कहना है? कांग्रेस में पलटना सही था उसको। कांग्रेस में? हाँ। तो आप बीजेपी सरकार से बिल्कुल मोदी से खुश नहीं हो? नहीं खुश है मोदिया से। असउद्दीन ओवैसी आपको अच्छा लगता है? असउद्दीन ठीक ओवैसी ही है। क्या आपके कभी लिए बात प्रधानमंत्री करता बन पाएंगे वो? है। प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। बीजेपी से सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या है? बीजेपी से आपको मोदी 3.0 से तो कोई उम्मीद नहीं है आपके हिसाब से, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो है लेकिन हम सबसे बड़ी तो दिक्कत सबसे बीजेपी की पहले क्या है? दिक्कत बता रहा ना जी। हमको दिक्कत किसी से भी नहीं है। सबसे पहले हाँ, हमको क्या अपना काम करना है, खाना पीना रहना है। वो राजनीति में ना पॉलिटिक्स में वो लोग तो करता ही है ऐसा जी। हिंदू मुस्लिम करेगा, ये वो कर उड़ के अपना वो लोग का रोजी रोटी हो है। हम लोग का जो दिखा दीजिए एक दुकान है इससे भी नहीं चलता है और यही कुछ है। कोई भी आए उससे भी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गरीबों को इसका भी सरकार अमन है, शांति चाहिए, जैसे आपका नाम है ना? हम लोग का हाँ। अब जैसे कि एक देश में आदमी सोचता है ना जी कि अमन शांति हो, देश डेवलप करे ना, यही हम लोग को होने से खुश है। और जिसका भी सरकार बनो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी बनो या मोदी बनो, कोई भी बनो, हम लोग किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। सिर्फ वो देश को डेवलप करो और हिंदू मुसलमान नहीं करेगा जी। और सामान का रेट फेट ये सब ठीक से रहेगा ना, और देश का सभी आदमी खुश रहेगा, उससे हम लोग खुश हैं। एक बहुत अच्छे फुटबॉलर है तो जो वो अभी होंगरी में खेलने जा रहे हैं। बाकी पॉइंट आपको जैसे कि मणिपुर इंसिडेंट हुई है ना, वो टोटली बीजेपी गवर्नमेंट टोटली बीजेपी गवर्नमेंट इग्नोर लेक लस्तर। मेन पॉइंट कांग्रेस ने नीतीश कुमार को, आपके नीतीश बाबू को डिप्टी पीएम का पद ऑफर किया था। बीजेपी से ऐसा कोई ऑफर नहीं आया, तो क्या उसको कांग्रेस में वापस जाना चाहिए था? उन्होंने मोदी का साथ दिया, क्या सही किया? आप बिहारी हो, इसलिए मैं बिहार वाली बातें एक सच्चे बिहारी से पूछता हूँ। सही बोला है, सही किया मोदी भी अच्छा है। मोदी का साथ देके अच्छा किया। हाँ
वैसे जेडीयू को 2 मिनिस्टर कैबिनेट पोस्ट मिला है मिनिस्टर का जेडीयू को, जो उनका पार्टी है नीतीश का। आपको लगता है कि वो पलट जाएगा फिर? कभी वो भी पलट सकता है। देखिए दोस्तों, बिहार के लोग बोल रहे हैं कि कभी भी पलट सकता है, कभी भी। बिहार के लिए कौन सही है, लालू यादव या नीतीश कुमार? अभी तो उतना पता नहीं सकता ना पता नहीं है तो आप वोट देने गया क्यों? कुछ तो पता होके गया होगा। कौन सही है? आप आसाम से हो, तो आसाम से देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा, वो शायद फिर से बनेंगे चीफ मिनिस्टर। सर्बानंद सोनोवाल को शिपिंग एंड पोर्ट्स का कैबिनेट ऑफर किया है, अभी वो ऑफिस में है। तो उनसे क्या उम्मीद है आपका? नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद है? बनने से ठीक है, पहले से था। नहीं, बन गया, वो मिनिस्टर बन गया पोर्ट्स एंड शिपिंग का, हाँ, वाटरवेज का। ठीक है, तो जो भी बने। सोनोवाल दादा से क्या उम्मीद है आपको? क्या हंगामा नहीं होना है, हाँ। और देश में अच्छा से रहना है। हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं करना है। सबका कल्याण हो, हाँ। सब अमन शांति से हो। हाँ हाँ और आपका कहना ये, आपका नाम बताइए सर। हाँ, मेरा नाम मुबारक अली है। ओके, अली जी, हाँ। धन्यवाद। आपको सर्बानंद सोनोवाल से, आपको मोदी 3.0 से क्या उम्मीद है? सर्बानंद सोनोवाल और मोदी का अभी ये सर्बानंद सोनोवाल होने से ठीक है। जी, जो हिमंता बिस्वा शर्मा एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं अपने कार्यकाल में। हाँ, अभी चेंज होने से अच्छा है। बिस्वा शर्मा बदल जाना चाहिए, अभी कोई और मुख्यमंत्री आपको चाहिए हाँ। असम के लिए। आसाम का लिए ऐसा कि उनका काम आपको सही नहीं लगा? सही मतलब कुछ काम तो सही है, कुछ काम तो सही नहीं है। चलिए, कौन कौन से काम उसका सही नहीं लगा? ज़्यादा ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा ये करने से भी ठीक नहीं। ठीक नहीं है। फिर दंगा फसाद हो सकता दंगा है। फसाद ज़्यादा होता है। आग में आप घी फेंकोगे तो आग और हाँ, ज्यादा चलेगा। तो जो भी अच्छा से वही मिला मिली करके बैठना है। जी, नीतीश कुमार, उनको कांग्रेस ने डिप्टी पीएम का पद ऑफर किया था, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि बीजेपी में रह गए। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार पलट सकता है? हमको तो अभी नहीं लगता। नहीं लगता है। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जीएसटी में कंट्रोल आ जाए, ये जो मार्केटिंग है, जो हम गरीब जो खरीद के खाते हैं, उसमें थोड़ा सा कंट्रोलिंग आ जाए तो। हाँ, तो ये मेरे भैया है प्रदीप कलिता जी, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि सर्बानंद सोनोवाल को भी अच्छा काम करना चाहिए, अभी हिमंता बिस्वा शर्मा को भी सही काम करना चाहिए, और साथ ही साथ किरेन रिजिजू को भी अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है किमिन में, जो कि बॉर्डरिंग एरिया है, इसलिए दोनों राज्यों के नेताओं को अच्छा काम करना चाहिए। जब हमारे देश के उप अधिकारी जब अच्छा काम करेंगे तो हमारा यूथ को, तभी गरीब कल्याण होगा, हम गरीब को एक तभी जवानों का कल्याण होगा। इसलिए हम आप बड़े लोगों से हम लोग का एक विनती है, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे यूथ को संभाल के रखे, उनको ज्ञान शिक्षा दे, नौकरी मिले। ये बात भैया बहुत अच्छा बात बोला। नौकरी बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि नौकरी करेगा तो हम बुढ़ा बुढ़ी को, बेटा बेटी लोग पालेगा। अगर उनको नौकरी नहीं है तो वो हमको क्या करके पालेगा? उनको भी, हमें पिताजी हूँ, मम्मी हूँ, उन्हें हमको खिलाना है पिलाना है। तो आप लोग जब उनको वो एक नौकरी देंगे तब वो हमें एक मुट्ठी खिला पिला सकेगा। हाँ दोस्तों, आप अरुणाचल की बात करते हैं। अगर सेंटर में मोदी 3.0 है तो अरुणाचल में पेमा 3.0 आ गया, कपिल गौर 3.0 आ गया, और किरेन रिजिजू का 4.0। यहाँ बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जीतकर दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी से हैं। 46 एमएलए सीट्स बीजेपी को मिले हैं। और सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस, जिन्होंने अरुणाचल में कई बार सरकार चलाया, उनको 19 में से बस एक सीट मिला, बिचोंग डिस्ट्रिक्ट से कुमारवाई को। दोस्तों, 2019 से लेकर 2023 तक कई सारे गंभीर मसले अरुणाचल में आए। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि अब बीजेपी सरकार संकट में है। यहाँ मसले काफ़ी गंभीर थे, एपीपी फियास्को जैसे मसले थे, इलीगल अपॉइंटमेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा, डिलिमिटेशन जैसे कई सारे मसले थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब तो बीजेपी सरकार खतरे में है। और इसी बीच सोशल मीडिया में
कई सारे लीडर उभर के आए और उसी वजह से मुझे लगा कि अब पेमा खांडू की सरकार खतरे में है। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि भले ही आप सोशल मीडिया में कोई स्टार हो, कोई लीडर हो, जब तक आप ग्राउंड वर्क नहीं करोगे तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। और इसी बात को बीजेपी ने साबित करके दिखाया। उनका ग्राउंड वर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसी वजह से बीजेपी बहुमत के साथ जीत पाई। मैं सोशल मीडिया के हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे लीडर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इलेक्शन में जीतना है तो आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सोशल मीडिया में कोई स्टार बनने से इलेक्शन जीतता तो ध्रुव राठी अभी देश का प्रधानमंत्री होता। दोस्तों चलिए अब जीरो की बात करते हैं, जीरोपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की। यहाँ से इंजीनियर हागे आपा अनकंटेस्टेड इलेक्शन जीत गए। जब तकी यहाँ से हटे तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि हागे आपा को कैबिनेट पद हासिल नहीं होगा। दोस्तों ये देखने को मिला है कि अब तक जिनके भी नाम कैबिनेट पद के लिए सामने आया है उनमें श्री हागे आपा का नाम नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि पेमा खांडू सरकार में इस बार सारे सीनियर लीडर्स को ही कैबिनेट पद हासिल हुआ है, कई सारे नए नेताओं को भी कैबिनेट पद हासिल हुआ है। तो हागे आपा क्यों नहीं? कई आपत्ति लोगों का ये मानना है कि हमेशा यही होता है कि आपत्ति लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है अरुणाचल की पॉलिटिक्स में। बस एक ही एमएलए है और इसी वजह से डिलिमिटेशन का डिमांड भी जीरो में इलेक्शंस के दौरान काफ़ी जोर शोर से हो रहा था। जीरो से स्टैंडिंग डिलिमिटेशन कमेटी का डिमांड था कि आप किरण रिजिजू को वोट ना करें, आप भले ही नोटा दे दें लेकिन किरण रिजिजू को वोट आप ना दें। लेकिन अंत में जब चुनाव के नतीजे आए, किरण रिजिजू 4000 से भी ज़्यादा वोट से जीरो से जीत के गए। और ये क्यों हुआ? क्या स्टैंडिंग डिलिमिटेशन कमेटी ने कहीं कोई गड़बड़ी कर दी? क्या आखिरी समय में उनका एक मेंबर की नवम तुकी को वोट करने की बात लोगों को पसंद नहीं आई, उस वजह से उन्होंने किरण रिजिजू को वोट दिया? कारण का तो पता नहीं, लेकिन इसमें भी ग्राउंड वर्क की वजह से किरण रिजिजू जीते हैं। यहाँ की जेडपीएम, यहाँ के लोकल मिनिस्ट्रीज, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किरण रिजिजू को जिताने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। जहाँ कॉलेज के छात्र कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि नो मोर रिजिजू, वी वांट डिलिमिटेशन, 2 दिन के बाद वो ये कहने लगे वी वांट रिजिजू, वी वांट बीजेपी, लेट्स डेवलप जीरो। तो मैं इन कॉलेज के छात्रों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप चिपकली की तरह इतनी जल्दी रंग क्यों बदल देते हो? या तो आप छात्र हो या फिर आप इंद्रधनुष हो जिनके कई सारे रंग हैं, या फिर आप पॉलिटिक्स से दूर ही रहिए। बस 5 साल में एक बार वोट दीजिए, वो भी खुद सोच के, खुद समझ के अपना नेता चुनिए, किसी की बात मत सुनिए। दोस्तों भले ही लोग कहें कि नवम तुकी इस बार इलेक्शन हार गए, लेकिन मेरा मानना है कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले 2019 के मुकाबले नवम तुकी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2019 में 2019 में नवम तुकी को बस 50,000 वोट मिले थे अप्रोक्सीमेटली, और इस बार उनको 1 लाख से भी ज़्यादा वोट मिला है। और ये प्रोग्रेस है मेरे हिसाब से, कांग्रेस के नज़रिए से देखा जाए तो ये प्रोग्रेस है। और दोस्तों किरण रिजिजू भले ही जीत गए हो, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले 2019 के मुकाबले उनका प्रदर्शन इस बार कमजोर था, क्योंकि 2019 में उन्हें मिला था 2,25,000 वोट्स अप्रोक्सीमेटली, और इस बार उनको मिला है 2,05,000 वोट्स, मतलब 20,000 वोट्स उनको कम मिला है। भले ही वो जीत गए हो, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में कमी आई है। अब मोदी 3.0 में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का पद उन्हें हासिल हुआ है। और ये अरुणाचल के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि अरुणाचल के कोई भी राजनेता इतना बड़ा पद हासिल किया है। कांग्रेस की सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिला, और शायद ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने अपनी सरकार में, अपने कैबिनेट में अरुणाचल से किसी को भी कोई भी उच्च पद नहीं दिया, और शायद ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। बीजेपी के कैबिनेट बैलेंस्ड है, यानी कि वो साउथ से भी लेते हैं, ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट से भी लेते हैं। खासकर आपको देखने मिल रहा होगा सर्बानंद सोनोवाल और किरण रिजिजू। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया है, वरना तकम संजय को भी कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कांग्रेस दे देते, लेकिन वो ऐसा नहीं दिया। और मैं मानता हूँ कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है, और इस वजह से कांग्रेस अब अरुणाचल में खत्म होने की कगार पे आ चुका है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी के टक्कर के मुकाबले अपने वजूद को बचाने में ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि उनका वजूद अरुणाचल में ख़त्म होता जा रहा है। उन्होंने जो भी पैंतरा आजमाया है वोट बैंक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, भले ही वो आरएसएस हो, हिंदू राष्ट्र हो, बीफ बैन हो, जो भी हो, वो अरुणाचल की सोसाइटी पे असर नहीं होता।
चुनाव के नतीजों से आप ऐसा बोल सकते हो कि बाहर की पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है वो अरुणाचल पे असर नहीं होता, यहाँ ग्राउंड लेवल वर्क होना पड़ेगा। ये सब चीज़ जो है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया जाता है, ये सब चीज़ अरुणाचल पे असर नहीं होता, वरना चुनाव का नतीजा कुछ और होता। इसलिए उन्हें ग्राउंड वर्क ज़्यादा करना चाहिए। मोदी 3.0 में ऐसे कई सारे नेता हैं जिनको उनका ही मंत्रालय वापस मिला, जैसे कि एस जयशंकर, जैसे कि निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह और अमित शाह। और एक है हमारे किरेन रिजिजू, जो मंत्रालय पे मंत्रालय जंप करते हैं। और मुझे तो ये लगने लगा है कि अगर बीजेपी फुटबॉल टीम होता तो किरेन रिजिजू ऑलराउंडर होते, कभी डिफेंस में होते, कभी फॉरवर्ड में, कभी कोचिंग में, कभी मैनेजमेंट में। किरेन रिजिजू बीजेपी का ऑलराउंडर है, मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों अभी मुझे एक रिपोर्ट मिला है, अभी दिन के 12 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग के बीच में हूँ। और मैंने आप लोगों से कहा था इसी वीडियो में कि हागे आपा को कैबिनेट पद हासिल नहीं हुआ, उनका नाम नहीं था उसमें, लेकिन अब ये लिस्ट पूरा आ गया है और मैं आप लोगों के सामने कौन कौन सी मिनिस्ट्री किस किस राजनेता को मिला है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री तो आपको पता है पेमा खांडू ही होंगे। चोनामेन को मिला है फाइनेंस, प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स एंड एक्साइज, टेक्टिक्स, पावर एंड कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को मिला है। श्री ब्यूराम वागे को मिला है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वाटर रिसोर्सेज। न्यातो दुकम को मिला है कॉमर्स। कुल मिला के 12 कैबिनेट है मुख्यमंत्री को गिन के। तो इन सब को कैबिनेट पद हासिल हुआ है। हागे आपा को कैबिनेट पद हासिल नहीं हुआ, लेकिन इसी बात को मैंने कुछ लोगों से भी पूछा कि क्या जीरो पे हागे आपा का कैबिनेट ना बनना प्रगति की गति में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उनका मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कीम्स आएंगे, डेवलपमेंट फंड्स आएंगे, अगर काम हुआ तो डेवलपमेंट जारी रहेगा, अगर काम वो सही तरीके से नहीं करता है तो डेवलपमेंट की गति धीमा हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बात कभी ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन मुझे इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करना होगा, क्योंकि मुझे अब क्ले नदी के पास जाना है, जहाँ किसी व्यक्ति ने अपना कचरा वहाँ छोड़ दिया था। अगर वो कचरा अभी भी वहाँ है तो मैं कचरे को खोलने वाला हूँ और ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि वो कचरा आखिर किसका है। और नाम पता लगने के बाद मैं सीधा आया को देने वाला हूँ और फिर देखता हूँ कि वो क्या एक्शन लेते हैं। मेरा नाम है दुसुपी सीरियस और आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट।